Hello guys, welcome back to my channel Engineer Babu Civil. I hope you all are doing well and today's video is gonna be about foundation. तो guys आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो फ्रेशर्स है स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is foundation? The foundation is the main supporting component of any building structure. It is the lowest part of the building which is in contact with soil and transfer all structural load to soil safely. मीन्स यह बिल्डिंग के सबसे नीचे का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो स्ट्रक्चर के लोड स्लैब से बीम पर जाता है, बीम से कॉलम पर, फिर कॉलम से फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र होता है। इस लोड को फाउंडेशन सेफली ज़मीन पर ट्रांसफ़र कर देता है। एक सवाल आपके मन में आता होगा कि फाउंडेशन को ज़मीन के नीचे क्यों रखा जाता है? क्योंकि फाउंडेशन को इन्वायरमेंट की असर से बचने के लिए और हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण बिल्डिंग को पलटने से बचने के लिए फाउंडेशन को ज़मीन के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन इन कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज टू ट्रांसफ़र द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर सेफली टू द ग्राउंड, मीन्स स्ट्रक्चर के लोड को सेफली ज़मीन में ट्रांसफ़र करने के लिए। सेकेंड इज टू गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने के लिए। ओके, टू रेजिस्ट अर्थक्वेक फोर्स के सामने स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए, मीन्स मजबूती देने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली लोड टू द सॉइल। स्ट्रक्चर के नॉन यूनिफॉर्म लोड को ज़मीन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड देयर इज सो मेनी रीजन टू प्रोवाइड फाउंडेशन इन बिल्डिंग। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. There are two types of foundation. Number one is shallow foundation. Number two is deep foundation. First we will see shallow foundation. What is shallow foundation? Shallow foundation is defined as a foundation which width is greater than its depth or equal. That type of foundation is known as shallow foundation, which is commonly used in load-bearing construction. मीन्स जो फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से छोटी होती है, या तो फाउंडेशन की डेप्थ और विड्थ दोनों सेम हो तो इस तरह के फाउंडेशन को शैलो फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन. नंबर 1 इज स्प्रेड फुटिंग. नंबर 2 is combined footing. Number 3 is cantilever or strap footing. Number 4 is raft or mat footing. Number 5 is grillage foundation. Now we will know all about this step by step. Number 1 is spread footing. What is spread footing? In this type of foundation, the lower part of the foundation is gradually widened so that the load of the structure is distributed over a large area and the intensity of the load on the base. And uses of this foundation: when the building is not multi-story, load of a column is less and soil bearing capacity is less depth. In this case, the spread footing is commonly used. Spread footing is important in a view of cost because it is economical compared to other foundation. ये सब फाउंडेशन के कंपेयर में सबसे सस्ता है। ओके, मीन्स इस तरह के फुटिंग में फाउंडेशन के नीचे वाला पार्ट का विड्थ ज़्यादा रखा जाता है जिससे स्ट्रक्चर के लोड को लार्ज एरिया पर सेफली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसमें भी क्या आता है कि 4 तरह के होते हैं, ये फाउंडेशन भी 4 तरह के होते हैं। Number 1 is wall footing. Number 2 is reinforced concrete footing. Number 3 is inverted arc footing. Number 4 is column or isolated footing. First we will see wall footing. The bottom of this type of shallow foundation is packed with a layer of brick bed cement concrete. The width of this layer is kept 3 times of the wall thickness. It is also called strip footing. Means इस तरह के फाउंडेशन में नीचे ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट का लेयर बनाया जाता है। ओके, इस लेयर की विड्थ प्लिंथ लेवल के दीवार के विड्थ की 3 गुनी होती है। इस तरह के फाउंडेशन को स्ट्रिप फाउंडेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग. द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन. द साइज ऑफ वॉल फुटिंग इज ग्रेटली इंक्रीज्ड when the wall is under heavy load
and bearing capacity of soil is low. In such case, it is advisable to place reinforced concrete footing under the wall. Such footing reduces the amount of masonry, cost also decreases. A layer of concrete 7 to 8 cm thick is laid under the reinforced footing. मीन्स जब दीवार पर बहुत ज़्यादा लोड आ रही हो और वॉल फुटिंग की विड्थ ज़्यादा होती हो तो इस सिचुएशन में रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग का यूज़ किया जाता है। ओके, इस तरह की फुटिंग में मेसनरी वर्क किया जाता है जिससे कॉस्ट भी कम होता है फाउंडेशन का। इस तरह की फुटिंग में नीचे कंक्रीटिंग किया जाता है, फिर इस लेयर के ऊपर मेसनरी वॉल बनाई जाती है। Next is inverted arc footing. An inverted arc is built between two pillars in this type of foundation. Rise of the inverted arc is kept equal to 1 by 5 to 1 by 10 of the span. Inverted arc should be built into the cement mortar. The lateral piers should be designed to withstand the pressure externally due to arc action. The inverted arc reduces the depth of the base, so this foundation is economical in soft soil. This method is less used in the foundation of buildings, but more suitable for bridges, tanks, drainage line supports etc. मीन्स इस तरह की फुटिंग में दो पिलर्स के बीच में उल्टी आर्क को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए इसे इन्वर्टेड आर्क फुटिंग कहते हैं। इस आर्क की राइज का स्पेन 1/5 से 1/10 जितना रखा जाता है। पिलर्स की डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है जिससे कि वह आर्क एक्शन द्वारा लगते प्रेशर को इजीली रेजिस्ट कर लेते हैं। इन्वर्टेड आर्क के कारण फाउंडेशन की डेप्थ घटती है जिससे यह फाउंडेशन सॉफ्ट सॉइल के लिए इकोनॉमिकल होता है। इस तरह के फाउंडेशन ज़्यादातर ब्रिज, टैंक और ड्रेनेज लाइन सपोर्ट में यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज कॉलम फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग। दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेट कॉलम्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड फुटिंग। सच टाइप ऑफ फुटिंग बेसेस आर पैड, स्टेप्ड और स्लॉप टाइप। For heavily loaded columns, reinforcement is placed in both direction in the concrete bed. Okay, means इस तरह की फुटिंग हर कॉलम के लिए अलग अलग होता है, मतलब हर कॉलम के नीचे फुटिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस तरह की फुटिंग को कॉलम या आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। इस तरह की फुटिंग का शेप सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होता है। यह फुटिंग स्टेप्ड या तो स्लोप्ड या पैड में होती है। जब स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह की फुटिंग बहुत यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज कंबाइंड फुटिंग। A combined footing is also one common types of shallow foundation which is mostly used. A combined footing is used for two columns. They are rectangular or trapezoidal in shape. The rectangular footing is used when the load on both columns is the same, and trapezoidal footing is used when the load on both columns is unequal. When two adjacent footing overlap. When a column is very close to the property line and footing is putting on the property line, the footing is eccentrically loaded. In this case, use this footing. मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा कॉलम की फुटिंग को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है तो उस तरह की फुटिंग को कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। कंबाइंड फुटिंग का शेप रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल होता है। जब कंबाइंड फुटिंग के सभी कॉलम का लोड बराबर हो तब रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग यूज़ होता है, और जब कॉलम का लोड बराबर नहीं हो तब ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का यूज़ होता है। जब आइसोलेटेड कॉलम की फुटिंग एक दूसरे के ओवरलैप करता है तब आइसोलेटेड फुटिंग की जगह कंबाइंड फुटिंग का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैंटिलीवर फुटिंग। This type of footing prepared by combining two RCC footing with RCC strap. The RCC strap only acts as a beam connecting the two footings.
It does not take soil reaction from below where it is used. When the distance between the two columns is greater and the allowable soil pressure of the soil is higher, strap footing is cheaper than combined footing. Means जब तो स्प्रेड फुटिंग को आरसीसी स्ट्रैप के साथ जोड़ दिया जाए तो कैंटिलीवर फुटिंग बनती है। आरसीसी स्ट्रैप ये एक तरह का बीम ही होता है, ठीक है, जो दो फुटिंग को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। आरसीसी स्ट्रैप कोई भी तरह का सॉइल रिएक्शन नहीं करता है। जब दो कॉलम फुटिंग के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और सॉइल का अलाउएबल प्रेशर ज़्यादा होता है, तब इस सिचुएशन में कैंटिलीवर फुटिंग यूजफुल होता है और सस्ती भी होती है, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग के कंपेयर में। एंड नेक्स्ट इज राफ्ट और मैट फाउंडेशन। दिस टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन फिलिंग RCC slab over the entire construction area or some part of it. Many columns walls are supported on the slab. This type of shallow foundation is used large quantity of concrete, and where it is used, the soil bearing capacity is low, columns and walls are closed and its footing overlap. The soil is non-homogeneous soil with soft soil pockets. Differential settlement is likely to occur. Okay, there is a lots of variation in the load ऑन डिफरेंट कॉलम्स। मीन्स इस तरह के फाउंडेशन में फाउंडेशन के पूरे भाग में स्लैब बना के सारे कॉलम को स्लैब पर रेस्ट कर दिया जाता है, जिससे स्ट्रक्चर का पूरा लोड बीम से कॉलम, फिर कॉलम से स्लैब से सॉइल पर ट्रांसफ़र होता है। ये यूज़ कहाँ पे होता है? जब मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो तब इस फाउंडेशन का यूज़ होता है। जब बिल्डिंग के नीचे की सॉइल नरम हो या तो फिलिंग करके बनाई हो तब राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ होता है। जब कॉलम बहुत नज़दीक हो और उनकी फुटिंग एक दूसरे को ओवरलैप करती हो, जब नॉन होमोजीनियस सॉइल हो तब, जब अलग कॉलम पर अलग अलग लोड आ रहा हो तब राफ्ट फाउंडेशन यूजफुल होता है। नंबर 5 इज ग्रिलेज फाउंडेशन। What is grillage foundation? Grillage foundation is used when the load on the column is very high and the bearing capacity of the soil is low. ओके, जब कॉलम पर आ रहा लोड बहुत ज़्यादा हो और बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी कम हो, तब ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ होता है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीप फाउंडेशन। हियर वी विल सी व्हाट इज डीप फाउंडेशन। If the depth of footing greater or equal to width of footing, it is known as deep foundation. Deep foundation is used where the bearing capacity of the soil is very low. The load coming from the superstructure is further transmitted vertically to the soil. Means अगर फुटिंग की डेप्थ फुटिंग की विड्थ से ज़्यादा या बराबर हो तो इसे डीप फाउंडेशन कहते हैं। डीप फाउंडेशन का यूज़ होता है जहां बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बहुत कम होती है। स्ट्रक्चर से आने वाला लोड को वर्टिकली मीन्स डायरेक्ट मिट्टी में ट्रांसफ़र कर देता है। There are three major types of deep foundation. Number 1 is pile foundation, number 2 is pier foundation, number 3 is well foundation. Now we will see first pile foundation. What is pile foundation? In this type of foundation, the load is transmitted by a vertical member. Okay, the vertical member is known as pile foundation. Pile foundation is generally made of steel, concrete and wooden. These days, precast member are used, but we can create these member on the site as well. Okay, मीन्स क्या होता है, इस तरह के फाउंडेशन में वर्टिकल मेंबर द्वारा लोड को ज़मीन में ट्रांसमिट किया जाता है और इस वर्टिकल मेंबर को पाइल फाउंडेशन कहते हैं। यह पाइल जनरली स्टील, कंक्रीट और लकड़ी का बना होता है। आजकल प्रीकास्ट मेंबर का उपयोग किया जाता है। मीन्स पहले से बना होता है, कहाँ? फैक्ट्री में बनता है प्रीकास्ट। ओके, लेकिन हम इन मेंबर को साइट पर भी बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन। नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड नंबर 2 इज अकॉर्डिंग टू मटेरियल। फर्स्ट वी विल सी अकॉर्डिंग टू फंक्शन. It is subdivided into two types. They are as follow. Number 1 is bearing piles. Number 2 is friction piles. And we will see bearing piles. They are driven till hard strata or layer of rock bed. The load is transmitted by column to the hard layer of soil. Means इन्हें कठोर लेवल या रॉक बेड की परत तक चलाया जाता है। ओके, लोड को कॉलम के द्वारा सॉइल की हार्ड लेयर तक पहुंचाया जाता है। सेकंड वी विल सी फ्रिक्शन पाइल. These piles are used where the soil is soft at a considerable depth. The load is transferred
to the soft soil due to the friction produced between the soft soil which is in contact with this pile. मीन्स इस पाइल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मिट्टी काफ़ी गहराई पर नरम होती है। इस पाइल के संपर्क में आने वाली नरम मिट्टी के बीच उत्पन्न घर्षण के कारण लोड नरम मिट्टी में ट्रांसफर हो जाता है। Now we will see according to material. It is further divided into 4 types. They are as follows. Number 1 is concrete pile. Number 2 is wooden pile or timber pile. Number 3 is steel pile. Number 4 is composite pile. We will see first concrete pile. The piles which are made with the help of concrete are known as concrete pile. The diameter of these piles varies from 30 to 50 cm. Minimum length of these piles is not taken less than 20 meters and maximum it can be taken till 30 meters. Concrete piles are manufactured by following two types. प्रीकास्ट रेडीमेड और कास्ट इन सीटू। मीन्स कंक्रीट की हेल्प से बनाए गए पाइल्स को कंक्रीट पाइल्स कहते हैं। इस पाइल्स का डायमीटर 30 से 50 सेंटीमीटर तक होता है और इन पाइल्स की मिनिमम लेंथ 20 मीटर से कम नहीं ली जाती है और मैक्सिमम 30 मीटर तक ली जा सकती है। Now we will see precast means ready-made. These piles are manufactured in the factory which is further transported to the construction site wherever it is required. These piles can bear load up to 800 kilonewton. Means इन piles को फैक्ट्री में बनाई जाती है जिसे आगे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता है जहां इनकी जरूरत पड़ती है। यह पाइल्स 800 किलोन्यूटन तक लोड ले सकता है। Okay, advantages of precast pile. It saves our time as these piles are ready to install. Number 2, while using these piles our construction is done at greater speed. Number 3, for these piles deep excavation is not required. मीन्स यह हमारा टाइम बचाती है क्योंकि यह पाइल्स पहले से लगाने के लिए रेडी है। नंबर 2 इज इन पाइल्स के उपयोग से कंस्ट्रक्शन ज़्यादा स्पीड में किया जा सकता है। नंबर 3 इज इन पाइल्स के लिए गहरी खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। नंबर 1 इज दीज कंक्रीट पाइल्स आर कॉस्टली। नंबर 2 इज एज दीज प्रीकास्ट मेंबर आर प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट, द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आर ऑल्सो एडेड विच इंक्रीजेज द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ दिस पाइल्स। मीन्स ये कंक्रीट पाइल्स महंगे होते हैं और चूँकि इस प्रीकास्ट मेंबर को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और फिर उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जुड़ता है जिससे इस पाइल की कीमत बहुत बढ़ जाती है। एंड द नेक्स्ट इज कास्ट इन सीटू। These piles are made or manufactured on site where it is to be installed, so it saves money as the transportation cost is reduced. These piles bear load up to 750 kilonewton. मीन्स यह पाइल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर ही बनाया जाता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगता है। यह पाइल्स 450 किलोन्यूटन तक लोड उठा सकता है। नंबर 2 इज वुडन और टिम्बर पाइल्स। As the name suggests, these piles are made up of wood, so they are known as wood or timber piles. For these piles, seasonal timber wood is used. The diameter of the timber piles varies in between 20 to 50 centimeter. Length of a pipe is taken 20 times that of its diameter. Okay, the maintenance cost of these piles is more because as it is wood, if it comes in contact with water, then it can be damaged by fungus or white ants. So care has to be taken. Okay, means जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह पाइल लकड़ी के बने होते हैं इसलिए इन्हें टिम्बर पाइल्स कहते हैं। इन पाइल्स के लिए सीजनल टिम्बर का उपयोग होता है। टिम्बर पाइल्स का डायमीटर 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच होता है। एक पाइल की लेंथ उसके डायमीटर की 20 गुनी ली जाती है। जैसे पाइल की डायमीटर 25 सेंटीमीटर है तो लेंथ 20 इंटू 25 तो क्या हो जाएगा, फिर 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन पाइल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि लकड़ी होने के कारण पानी के कांटेक्ट में आने से फंगस या वाइट एंड से डैमेज हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टील पाइल्स। These piles are generally in shape of eye or hollow section. It can be easily driven in the soil because it has a very small cross-sectional area. These piles can be used as a bearing piles but cannot be used as a friction piles.
because if we use them as a friction pile, it can sink in the soil due to structural load. मीन्स यह पाइल्स आमतौर पर आई या होलो सेक्शन के शेप में होती हैं। इसे मिट्टी में आसानी से डाला जा सकता है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा होता है। इन पाइल्स को बियरिंग पाइल्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फ्रिक्शन पाइल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इन्हें फ्रिक्शन पाइल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यह स्ट्रक्चर लोड के कारण मिट्टी में धंस सकता है। नेक्स्ट इज कंपोजिट पाइल्स। व्हेन द पाइल्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, they are known as composite pile. These piles are made from concrete and wood. These piles are used in those areas where the water table is up. These piles are used in such condition just because concrete and wood both are good water absorbers. मीन्स जब पाइल्स एक से अधिक मटेरियल से बने होते हैं तो इसको कंपोजिट पाइल्स कहते हैं। ये पाइल्स कंक्रीट और लकड़ी से बनाया जाता है। इस पाइल्स का यूज़ उन एरियाज़ में किया जाता है जहां पानी का लेवल ऊपर होता है। इन पाइल्स का यूज़ ऐसी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि कंक्रीट और लकड़ी दोनों ही अच्छे वाटर एब्जॉर्बर्स हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट पाइल। यूज़ ऑफ दिस पाइल्स कैन सेव टाइम। इस पाइल्स के यूज़ से टाइम की बचत हो सकती है। दे आर वेरी मच इकोनॉमिकल। यह बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। By using this pile system, it reduces the needed excavation. इस पाइलिंग सिस्टम का यूज़ करके यह मिट्टी की खुदाई को कम कर सकता है। नेक्स्ट इज pumping of water is not required as we are not excavating much in soil. वाटर पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मिट्टी की ज़्यादा खुदाई नहीं की जाती है। नेक्स्ट important topic is pier foundation. A pier foundation is a vertical column of relatively large cross section than a pile. The load coming from the superstructure is carried out to the hard strata through these vertical columns. They are generally cast on site. A pier is installed in dry area by excavating a cylindrical hole. If the diameter is greater than 0.6 meter or equal to 0.6 meter, then it is termed as a pier. Means pier foundation pile की तुलना में relatively बड़े cross section का एक vertical column है। सुपर स्ट्रक्चर के आने वाले लोड को इन वर्टिकल कॉलम के माध्यम से हार्ड लेयर मीन्स हार्ड स्ट्रेटा तक ले जाया जाता है। यह जनरली साइट पर ही कास्ट किया जाता है। सिलेंड्रिकल होल की खुदाई करके ड्राई एरिया में एक पियर इंस्टॉल किया जाता है। अगर डायमीटर 0.6 मीटर से अधिक या 0.6 मीटर के बराबर होता है तो इसे पियर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ पियर फाउंडेशन। Number 1 is masonry or concrete pier. Number 2 is drilled caissons. Now we will see masonry or concrete pier. This type of footing is chosen when the depth of the hard strata is at 5 meters or less than 5 meters. Also, this type of footing is done when not much heavy load is coming from the superstructure. The masonry work is done by the brick or concrete. The size of excavation depends upon the level at which hard strata exist. The size and shape of this masonry or concrete pier depends upon the level of hard strata is present. Means इस तरह के footing का choose तब किया जाता है जब कठोर स्तर की मीन्स हार्ड स्ट्रेटा की गहराई 5 मीटर या 5 मीटर से कम हो। साथ ही इस तरह की फुटिंग तभी की जाती है जब सुपर स्ट्रक्चर से ज़्यादा भारी लोड नहीं आ रहा हो। मैसनरी वर्क ईंट या कंक्रीट से किया जाता है। एक्सकेवेशन का आकार उस लेयर पर निर्भर करता है जिस पर कठोर स्तर मीन्स हार्ड स्ट्रेटा मौजूद है। मैसनरी या कंक्रीट पियर का शेप एंड साइज इस बात पर निर्भर करता है कि कठोर स्तर मीन्स हार्ड स्ट्रेटा का लेवल कितना मौजूद है। सेकंड पॉइंट इज ड्रिल्ड कैसेंस। दे आर मेनली इन सिलेंड्रिकल शेप, सो दे आर आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल फाउंडेशन। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ड्रिल्ड कैसेंस इज जनरली कैरिड आउट बाय ड्रिलिंग प्रोसेस। दिस फाउंडेशन वर्क एज अ compression member. The load acted on top of these members, so we can say that we are subjected to axial load and which is further transferred to hard layer of soil. Means यह mainly cylindrical shape में होता है, इसलिए इसे cylindrical foundation भी कहते हैं। Drilled caisson के लिए
डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर ड्रिलिंग प्रोसेस द्वारा किया जाता है। यह फाउंडेशन एक कंप्रेशन मेंबर के रूप में काम करता है। लोड इन मेंबर के ऊपर वर्क करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सियल लोड के अधीन है और जो आगे मिट्टी की कठोर परत में ट्रांसफर हो जाता है। Drilled caissons are classified into three categories. Number one is concrete caissons with enlarged bottom. Number two is caissons of steel pipe with concrete filled. Number three is caissons of steel pipe with concrete and steel core. Now we will see number one, concrete caissons with enlarged bottom. In this, at top, which is at ground level of cap is provided. Above that cap, brickwork is carried out. Below this cap, a pier is constructed, which is further followed by the enlarged bottom, which is also known as bell. The angle of this bell at bottom is 60 degree. Means इसमें टॉप पर जो ग्राउंड लेवल पर होता है उसमें कैप प्रोवाइड किया जाता है। उस कैप के ऊपर ईंट का काम किया जाता है। उस कैप के नीचे एक पियर का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़े हुए तल को बनाया जाता है, जिसे घंटी भी कहा जाता है। घंटी के नीचे का कोण 60 डिग्री है। नंबर 2 is caissons of steel pipe with concrete filled. In this also at the top, which is at ground level, a cap is provided. Below this cap, at both extreme ends, a steel shell is created. This steel shell is the outer portion. Inside this steel shell, concrete is filled. Means इसमें भी सबसे ऊपर जो जमीन स्तर पर होता है एक कैप प्रदान किया जाता है। इस कैप के नीचे दोनों छोरों पर एक स्टील का खोल बनाया जाता है। यह स्टील का खोल बाहरी भाग होता है। इस स्टील के खोल के अंदर कंक्रीट भरा जाता है। एंड the last one is caissons of steel pipe with concrete and steel core. The assembly of this type is also the same as the caissons of steel pipe with concrete filled, but the only change is that in the central portion of the steel core or rod is fixed, which gives more stability to the structure as the weight taking capacity increase due to steel core. Means इस तरह की असेंबली भी कंक्रीट से भरे स्टील पाइप के कैसेंस के समान होती है, लेकिन एकमात्र परिवर्तन यह है कि स्टील कोर या रॉड के सेंट्रल पोर्शन में तय किया जाता है, जो स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि स्टील कोर के कारण वजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। And the last topic of deep foundation is well foundation. It is the most common type of foundation in India for both road and railway bridges. Such foundation can be sunk to great depth and can carry very heavy vertical and lateral loads. Well foundation can also be installed in a boulder stratum. It is relatively rigid in its structural behavior. Means यह भारत में रोड और रेलवे ब्रिजेस दोनों के लिए सबसे आम तरह की फाउंडेशन है। इस तरह के फाउंडेशन को बड़ी गहराई तक डुबोया जाता है और यह बहुत भारी वर्टिकल और लेटरल लोड्स उठा सकता है। एक बोल्डर स्ट्रेटम में अच्छी फाउंडेशन भी स्थापित की जा सकती है। यह अपने स्ट्रक्चरल बिहेवियर में रिलेटिवली कठोर है।